नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। लाल किले से बोलते हुए पीएम मोदी की सबसे बड़ी बेचैनी कैसे सामने आई है और वो बेचैनी किस बात को लेकर है, आज उसके बारे में आपको बताऊं। पीएम मोदी के वो 3 वादे जो 2024 का पूरा गेम पलट देंगे, जो वादे उन्होंने आज लाल किले की प्राचीर से किए, उन वादों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मोदी कैसे देश को चमकाने में लगे हैं और केजरीवाल डुबाने का प्लान लेकर आए हैं, आज उसके बारे में भी बात की। नेहरू का वो काम जिसने गांधी जी की जीने की इच्छा खत्म कर दी थी। जिन्ना का वो सीक्रेट जो बाहर आता तो पाकिस्तान कभी ना बन पाता। भारत के बंटवारे का अनसुना चैप्टर पार्ट 2 लेकर आया हूं आज। चांद पर ऐसा क्या खजाना मिल गया है कि हर देश वहां चंद्रयान से पहले पहुंचने के लिए बेताब हो गया है। चांद पर चंद्रयान से पहले पहुंचने के लिए रूस क्यों हड़कंप मचा हुआ है रूस के अंदर, और रूस प्लान कर रहा है कि पहले पहुंचना है, आज ये भी बताऊंगा। और साथ ही सब चांद में बिजी हैं, भारत ने सूरज के राज खोलने का मिशन बना लिया है क्या। और आखिर में भारत के चीफ जस्टिस अमित शाह के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए, इसका पूरा सच भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार में शामिल होने की तारीख बता दी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी सितंबर में सरकार में शामिल होगी। राजभर ने शिवपाल यादव पर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल की उपेक्षा हो रही है, ऐसे में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने आज मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक से मुलाकात की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस मुलाकात में राजनीतिक बातचीत होने से इनकार किया उन्होंने। नवाब मलिक को 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में करीब 16 महीने जेल में बंद रहे। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने आज अपने 4 बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। एक तरफ सीमा हैदर ने घर पर तिरंगा फहराया तो सीमा के बच्चों को सचिन के पिता अपने घर के पास के स्कूल लेकर पहुंचे। स्कूल में झंडारोहण के बाद चारों बच्चों ने एक सुर में राष्ट्रगान गाया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कुमार को भारत की नागरिकता मिल गई। अक्षय कुमार ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी और नागरिकता के दस्तावेज साझा किए। ट्वीट में अक्षय ने लिखा कि दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी। अक्षय कुमार के पास पहले कनाडा की नागरिकता थी। का रिवीजन अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि लाल किले से बोलते हुए पीएम मोदी की कौन सी सबसे बड़ी बेचैनी सामने आ गई। पीएम मोदी के वो 3 वादे कौन से हैं जो 2024 का पूरा गेम पलट देंगे, और कैसे मोदी देश को चमकाने में लगे हैं, लेकिन क्या केजरीवाल डुबाने का प्लान लेकर आए। इस बार के 15 अगस्त में 2024 की चुनाव की टोन सेट कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि 2024 में भी जो 15 अगस्त आएगा उसमें लाल किले से वही झंडा फहराएंगे। मतलब उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं ही पीएम बन के लौटूंगा और मैं ही झंडा फहराऊंगा, दूसरे लोग ये सपना ना देखें कि अगली बार मैं झंडा फहराऊंगा लाल किले से। उधर विपक्ष ये कहने में लगा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी झंडा तो फहराएंगे, लेकिन लाल किले से नहीं, अपने घर पे झंडा फहराएंगे। 15 अगस्त के दिन पर यह सियासी रंग इसलिए चढ़ गया क्योंकि 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से यह आखिरी भाषण था। इसके बाद अगले 8 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को वो कुर्सी से हटा दे, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं और 2024 के लिए उनकी तैयारी पक्की है। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, आज उन्होंने लाल किले से क्या कहा है, फिर उनकी बेचैनी के बारे में भी बताऊंगा और विपक्ष के बारे में भी बताऊंगा। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया, और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प
उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जिक्र किया और इसे अपने कार्यकाल से जोड़ा भी। उन्होंने साफ तौर पर बताया, और जो कह रहे हैं वो आपको दिखेगा भी कि कैसे पीएम ने पिछले 10 साल में काम किया है और वो आगे 5 साल क्या करना चाहते हैं। पीएम मोदी का जो काम रहा है, अगर आप उसको देखेंगे, जो उनका पहला टर्म था यानी पहले 5 साल, उसमें उन्होंने जोर किस बात पर रखा कि देश में रिफॉर्म लाने। भाई एक हिसाब चल रहा था कि जो जैसे चल रहा है चलते रहने दो, छुओ मत। वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती थी, लोगों को लगता था इधर से थोड़ा हिलाएंगे, उधर से थोड़ा हिलाएंगे, वोट कम हो गए तो क्या ही करना है। अच्छा, समस्याओं को कालीन के नीचे डालो, कारपेट के नीचे डालो, बैंकिंग सेक्टर डूबा जा रहा है, खत्म हो रहा है, नीचे डालते जाओ, एनपीए बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने पहले 5 साल सिर्फ रिफॉर्म करने में लगाया। भले कितनी गाली पड़ी हो, कितने लोगों ने कहा इनको कुछ समझ में नहीं आता, नहीं करेंगे रिफॉर्म। जो दूसरा टर्म उनका रहा है, उसको उन्होंने डेडिकेट किया किस चीज पर कि भाई परफॉर्म करके दिखाना है। और उसमें आप सोचिए, इस दूसरे टर्म में परफॉर्मेंस की बात वो कर रहे हैं, और वो तब परफॉर्म करके दिखाया जब कोरोना जैसा संकट काल आ गया, रूस यूक्रेन जैसा युद्ध चला, उसमें भी उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि आज दुनिया भारत को बॉस कह रही है और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत बना हुआ। अब मैं आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी की बेचैनी के बारे में, और वो जुड़ा है तीसरा टर्म, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि भाई तीसरा टर्म भी मेरा ही होगा, मैं आऊंगा और मैं करूंगा। और उसके लिए उन्होंने अपना जिक्र किया है कि भाई मुझे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब इंडिया को बदल कर रख देना है। बदलने के लिए पहले क्या जरूरत होती है? रिफॉर्म की, फिर आपने परफॉर्मेंस की, सबको दिखाया कि यहां पर आप आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, देश को एक गति दी। और अब जब देश को गति मिल गई है तो देश को ट्रांसफॉर्म करना है, देश को बदलना है। बदलने के लिए पहले गति की जरूरत होती है। गियर तभी ना बदलते बहुत जब गाड़ी गति पकड़ती है। 20 की स्पीड पे चौथा गियर लगाइएगा तो गाड़ी झाग 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 करके बंद हो जाएगी। तो इसलिए पहले गाड़ी की ओवरहॉलिंग की, रिफॉर्म करके, उसके बाद गाड़ी की स्पीड बढ़ाई परफॉर्म करके, और अब कह रहे हैं गाड़ी का ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब 4th गियर में लगाएंगे जब तीसरा टर्म मिलेगा। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पीएम मोदी ने आज लाल किले से तीसरा टर्म मांगा। और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा लग रहा है कि बहुत बेचैन है इस तीसरे टर्म के लिए। इसलिए नहीं कि उनको कुर्सी चाहिए, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि पिछले 10 साल में जो उनका विजन था देश को आगे बढ़ाने को लेकर, वो सक्सेसफुली उन्होंने कर लिया है। और ये सबसे क्रिटिकल 5 साल हैं जो उनको चाहिए ही चाहिए। भाई उन्होंने गाड़ी की ओवरहॉलिंग कर ली, उन्होंने गाड़ी को गति दे दी। अब गाड़ी को रेस में दौड़ाने के लिए उनको पता है कि उनके जैसा ड्राइवर चाहिए, और इसलिए वो बेचैन है कि बॉस ये तीसरा टर्म उन्हें नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष किस तरह से काम करता है और किस तरह कुर्सी के लिए बेचैन रहता है, देश भाड़ में जाए तो जाए, ये सबने देखा है। और इसीलिए आज लाल किले से उन्होंने तीसरा टर्म मांगा और इस टाइम को देश के लिए बहुत क्रिटिकल बताया। यानी पीएम मोदी वोटर को मैसेज दे रहे हैं कि इतने क्रिटिकल टाइम में जो टीम जीत रही है उसको बना के रखना है बॉस। अगर ये टीम ही बदल दोगे तो पिछला सारा मोमेंटम खराब हो जाएगा। एक बार पीएम को फिर सुनवाता हूं आपको, वो कैसे बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है देश के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सुनिए। मैं कहना चाहूंगा 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई, और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की, तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई, और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और जनता जनार्दन जुड़ गई, तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है।
और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वक्त को भारत के लिए इतना क्रिटिकल इसलिए बताया क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की ताकत रख रहा है। इस वक्त भारत की विकास दर 6% से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोई देश 6% की गति से नहीं बढ़ रहा। चीन से लेकर अमेरिका तक सब बाप बाप कर रहे हैं कि कैसे गति दें, कैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाएं। नरेंद्र मोदी बहुत आगे इंडिया को लेकर बढ़ रहे हैं और इसीलिए वो परेशान है कि ऐसा ना हो ये विपक्ष जो एजेंडाधारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है उसके चक्कर में लोग फंसकर अगर सरकार बदल दें या अगर सीटें ही घटा दें तो फिर कैसे ट्रांसफॉर्म होगा देश। इस वक्त दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसी। पिछले 2 साल से चीन के साथ बड़ा टकराव चल रहा है। इस वक्त भारत चीन को पछाड़कर दुनिया की फैक्ट्री बनने में लगा हुआ है। इस वक्त दुनिया के ताकतवर देश महंगाई और मंदी से जूझ रहे हैं और ऐसे क्रिटिकल टाइम में आपको मजबूत लीडरशिप चाहिए जो देश और दुनिया दोनों जगह पर भारत को मजबूती से बचाकर आगे बढ़ा सके और भारत की ग्रोथ पर किसी तरह का असर ना होने दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी क्रिटिकल समय के बारे में लोगों को बता रहे हैं और वो बेचैन हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सुनहरा मौका भारत के सामने खड़ा है, फिर से दुनिया को लीड करने का मौका, वो भारत कहीं से भी गवा दे। सुनिए पीएम। अब गेंद हमारे पाले में है, हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में मैं मेरे देशवासियों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि मेरे देशवासियों में एक नीर क्षीर विवेक का सामर्थ्य है, समस्याओं की जड़ों को समझने का सामर्थ्य है और इसलिए 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई और 3 दशकों के जो अनिश्चितता का कालखंड था, जो अस्थिरता का कालखंड था, जो राजनीतिक मजबूरियों से देश जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति मिली। भारत में जो सामर्थ्य है उसे पीएम मोदी देख रहे हैं। वो वोटर्स को बता रहे हैं कि भारत अपनी मौजूदा क्षमता से कई गुना आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहां यह समझने वाली बात है कि किसी भी देश की तरक्की उसके राजनीतिक हालात पर निर्भर करती है। अगर भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है तो उसके पीछे राजनीतिक स्थिरता एक बड़ी वजह है। 30 साल बाद 2014 में देश में गठबंधन की सरकारों का दौर खत्म हुआ और पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और देश में पिछले 9 साल से पीएम मोदी की स्थिर सरकार चल रही। तभी तो रिफॉर्म और परफॉर्म हो पा रहा है बॉस, नहीं तो हर आदमी इधर से खींचेगा उधर से खींचेगा। रिफॉर्म हो सकता है, दूसरा बोलेगा अरे मेरा वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। यही तो हुआ 90s में, 2000 के दशक में कि भाई मैं ये ना करो मेरा वोटर खिसक जाएगा और सामने वाले को लगता था कि अगर इनका वोटर खिसका तो ये खिसका तो सरकार खिसक जाएगी। 2014 में जब स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, 2019 में बनी, तो ये सिस्टम बदला और इसलिए देश में चीजें बदली। गठबंधन की सरकारों के साइड इफेक्ट देश कई बार देख चुका है, जैसे यूपीए 1 के दौरान भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ। लेकिन यह समझौता तब खतरे में पड़ गया था जब यूपीए गठबंधन का हिस्सा रही लेफ्ट पार्टियों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया बॉस। तब मनमोहन सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और कुछ वोट से सरकार गिरने से बच पाई थी। गठबंधन की सरकारों में यही पेंच रहता है, छोटी छोटी पार्टियां भी अपने समर्थन के दम पर सरकारों को हिला देती और यह राजनीतिक स्थिरता देश के विकास पर असर डालती। इसलिए किसी भी देश के लिए आदर्श स्थिति यही होती है कि वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बने, चाहे वो किसी की भी बने। अभी देख लीजिए ना, कुछ नेता ये साफ साफ, मायावती तो खुल के कह रही है कि भाई मैं तो चाहती हूं कि स्पष्ट बहुमत की सरकार न बने ताकि हम कंट्रोल कर सके चीजों को, और हर नेता अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा तो फिर देश अनकंट्रोल चलेगा। जब इस तरह का क्रिटिकल टाइम है तो किसी भी देश में स्थिर सरकार चाहिए ही चाहिए।
आपने कभी देखा है गाड़ी चल रही है, स्पीड पकड़ रही है और आप कहेंगे कि नहीं, स्टीयरिंग एक आदमी चला पकड़ेगा, गियर दूसरा बदलेगा, एक्सेलरेटर तीसरा दबाएगा, क्लच चौथा दबाएगा, चल ली गाड़ी। और कई बार तो स्टीयरिंग भी 4 लोग पकड़े रहते हैं, एक इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। इसलिए एक ड्राइवर फुल कंट्रोल के साथ चाहिए होता है। यही नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं कि गाड़ी ने गति पकड़ी हुई है, अब इससे छेड़छाड़ ना कीजिए। किसी भी देश में यह सबसे जरूरी है कि मजबूत सरकार हो। ऐसी सरकार नहीं चाहिए होती जो गठबंधन के सहारे पर टिकी हो, जिसमें बहुत सारे टकराव हो, जिसमें हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हो, जिनके पास देश चलाने के नाम पर अपना कोई ठोस विजन ना हो, ना ही अब तक कोई विजन सामने भी रखा गया हो। इनमें भी कुछ नेताओं के पास ऐसे ऐसे आइडिया हैं जो आइडिया सिर्फ रेवड़ी बांटने से जुड़े हुए। अगर इनके आइडिया पर देश चलने लगा तो इकोनॉमी 5वें से तीसरे नंबर पर जाने की बजाय और नीचे चली जाएगी। इनमें से एक नाम है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने 15 अगस्त की स्पीच में फ्री बिजली को लेकर क्या कहा है, सुनिए, एक बार माथा पीट लीजिएगा। अगर हमें अपने देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं तो केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कई बार कि 4 बड़े बड़े अरबपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। मैं आज देश के सामने 2 विकल्प रख रहा हूं कि क्या 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली के बिल माफ होने चाहिए या 4 अरबपति लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ होने चाहिए। देश तय कर ले, जो देशवासी कहेंगे वही होना चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। 4 बिजनेसमैन के 1.5 लाख करोड़ माफ हो गए। किसके माफ हुए हैं? लोन राइट ऑफ होना और उसके बाद उसकी वसूली होना एक अलग सिस्टम है, और लोन माफ हो जाना यह भ्रम फैलाना नहीं है तो क्या है? और कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़ में 140 करोड़ लोगों की 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। क्यों फ्री मिलेगी भाई? 1.5 लाख करोड़ क्या हवा में आते हैं क्या बॉस? पाठशाला में हम आपको यह बात कई बार बता चुके हैं कि जनता तक कुछ भी मुफ्त में नहीं पहुंचता, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस कीमत का भार या तो आप उठाते हैं या राज्य की अर्थव्यवस्था, और इस भार की वजह से कई राज्यों की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। देश में 17 राज्यों की आर्थिक स्थिति को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल, पंजाब, जहां इन्हीं केजरीवाल की सरकार है, और केरल का नाम सबसे नीचे है। ये लोग नीचे से टॉपर है बॉस, बंगाल, केरल और पंजाब। यानी इन राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इन तीनों राज्यों में से एक में, पंजाब में, केजरीवाल का फ्री मॉडल ही चल रहा है। 17 राज्यों की इस लिस्ट में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना टॉप पर है। यानी इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन अगर रेवड़ी कल्चर हर जगह हावी हो गया तो राज्य बेहतर स्थिति में जो हैं वो भी आर्थिक तौर पर डावाडोल हो जाएंगे। राज्यों की आर्थिक स्थिति पर यह नई रिपोर्ट 4 आधार पर तैयार की गई है, जिसमें राजकोषीय घाटा, टैक्स रेवेन्यू, राज्य पर कर्ज और ब्याज का भुगतान शामिल है। इन 4 पैरामीटर पर पंजाब, बंगाल, बिहार, राजस्थान और केरल ऐसे राज्य हैं जो कर्ज से जुड़े हुए रिस्क को झेलने में सबसे कमजोर है। केरल में लेफ्ट की सरकार है और ये वामपंथी दुनिया भर में ज्ञान बांटते आएंगे जैसे इनको ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है, विदेश नीति क्या हो, सब इनको पता है, लेकिन केरल को डुबा के रखा हुआ है। रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल, बिहार, राजस्थान लगातार निचले पायदान पर रहे, जबकि यूपी में रैंकिंग में सुधार दर्ज किया गया। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और केरल की आर्थिक हालत पहले के मुकाबले और बिगड़ गई है। तो यहां नरेंद्र मोदी 4th गियर लगाना चाह रहे हैं और केजरीवाल जी रिवर्स गियर लगाना चाह रहे हैं कि पीछे चलिए, और सपना ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं कि बस पब्लिक कहे कि अरे नहीं नहीं बॉस, आप ही गाड़ी चलाइए। बॉस गाड़ी चलाने के लिए तो किसी को भी बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी आगे जाएगी कि पीछे जाएगी यह तय करना जरूरी। विपक्षी गठबंधन में ऐसे नेता हैं जो फ्री बिजली पानी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जबकि पीएम मोदी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चल रहा है। एक बार पीएम मोदी के सपने के बारे में सुनिए, फिर उनके उन वादों के बारे में बताऊंगा जो 2024 का पूरा गेम, ये जो इंडिया गठबंधन है, उसका बिगाड़ कर रख देगा। मैं आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूं।
मैं लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है, और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंभीरतापूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृतकाल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं। यानी एक तरफ एक नेता हैं जो भारत को विकासशील से विकसित बनाना चाहते हैं, लोगों को सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं, और दूसरे तरफ वो फ्री वाले नेता हैं जो लोगों से कहते हैं कि अरे क्या ये सब, लाइन में लगो ना, मैं सबको फ्री में बांटूंगा, फ्री में बांटूंगा। क्यों भाई, क्यों फ्री में बांटिएगा? उसको सामर्थ्यवान बनाइए, वो अपना बिल भरे, अपनी चीजें करे, देश को मजबूती से आगे बढ़ाए। कौन सा विकसित देश देखा है जी जहां पे हर चीज फ्री में मिलती हो? नेताओं के लिए यही कहा जाता है कि नेता वादे करके भूल जाते हैं, लेकिन इस मामले में पीएम मोदी में वोटर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि वो जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। जैसे साल 2018 में लाल किले से पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक पर कानून लाने की बात कही थी और 30 जुलाई 2019 को संसद में ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने वाला कानून पास किया। इसी तरह 2018 में पीएम मोदी ने लाल किले से कश्मीर में शांति स्थापित करने का वादा किया था और फिर एक साल के अंदर 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया और आज कश्मीर में आतंकवादियों के परिवार वाले लोग तिरंगा फहरा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो घोर मोदी विरोधी हैं, जिन्होंने कश्मीर पर न जाने कितना एजेंडा फैलाया, उन्हें मजबूरन लिखना पड़ रहा है कि बॉस कश्मीर में गजब की शांति आ गई है। इसी तरह 2018 में पीएम मोदी लाल किले से आयुष्मान भारत योजना का ऐलान कर रहे थे और उसी साल सितंबर में योजना को लॉन्च कर दिया। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि हम कठिन निर्णय लेने का सामर्थ्य रखते हैं और इस आतंकी हमले के 12 दिन के अंदर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। मतलब जो बोला वो डिलीवर किया। इसी तरह से पीएम ने लाल किले से 2024 से पहले के भाषण में 3 नए वादे किए, 3 नए टारगेट रखे। और वो वादे क्या हैं सुनिए। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर 13 से 15 हजार करोड़ की योजना शुरू होगी, जिसमें लोहार, बढ़ई, सोनार, राजमिस्त्री, धोबी, नाई जैसे ओबीसी सबकास्ट का फायदा हो। वो ये नहीं कह रहे भाई कि तुमको हम फ्री में दे देंगे, वो कह रहे तुम्हारी मदद करेंगे, तुम में सामर्थ्य है भाई, तुम मजबूत बनो, फ्री के आदी ना बनो। दूसरा वादा किया, लोअर मिडिल क्लास और गरीबों को सस्ती दवाइयां पहुंचाने के लिए जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करेंगे। सस्ती दवा दे रहे हैं, फ्री में देने की बात नहीं कर रहे कि हर चीज फ्री में ले लो। 140 करोड़ ले लो, जिसको जरूरत है उसको सस्ती दर पर दे रहे हैं, जिसको बहुत जरूरत है उसको फ्री में दीजिए। तीसरा वादा, गांवों में रहने वाली महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग देना और आंगनबाड़ी दीदी, बैंक दीदी, दवाई दीदी की तरह 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि देश अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने तो यहां का हर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और निचले तबके का व्यक्ति भी उसी तरीके से अपने आप को मजबूत महसूस करे। पीएम मोदी ने महिला वोटर्स और ओबीसी वोटर्स को साध लिया है, खासतौर पर ओबीसी वोटर्स जिस पर विपक्ष के खूब दावे हैं और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे उठाकर ओबीसी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने का प्रयास हो रहा है। उस ओबीसी में भी पीएम मोदी ने ओबीसी की छोटी छोटी जातियों को साधा।
खास तौर पर नॉन यादव ओबीसी। जैसे पूरे देश में ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है, जैसे अलग अलग राज्यों के लिए बताया जाता है। अगर आप ओबीसी वोट देखेंगे जो नरेंद्र मोदी को खुलकर भरकर वोट देते हैं, ओबीसी वोट किस राज्य में कितना है? राजस्थान, यहां पर ओबीसी वोटर जो है वो करीब 50%, 50%। उत्तर प्रदेश 40 से 50% ओबीसी वोटर आता है यहां पर। बिहार में 51%, मध्य प्रदेश में 48%, और इस मध्य प्रदेश में और राजस्थान में तो अभी चुनाव भी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के मुताबिक देश में ओबीसी की कुल आबादी 41% से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। पीएम ने आज अपने भाषण में आर्थिक तौर पर मजबूत भारत, सामाजिक तौर पर मजबूत भारत का जिक्र तो किया ही, साथ ही भारत के गौरवशाली इतिहास को फिर से लाने का जिक्र किया। यह गौरवशाली इतिहास हमारी सांस्कृतिक विरासतों से जुड़ा है। जैसे अगर आप देखें कि 500 साल का इंतजार खत्म होने वाला है और 2024 में राम मंदिर तैयार हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के साथ ही 352 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ है। गुजरात के पावागढ़ में मां काली शक्तिपीठ मंदिर में 500 साल बाद शिखर पर ध्वजा लहराई गई। इसी तरह से अलग अलग मंदिरों और तीर्थ स्थलों का विकास किया जा रहा है, जिससे भारत के प्राचीन सांस्कृतिक वैभव को फिर से उसी रूप में स्थापित किया जा सके। इसलिए पीएम ने आज कहा कि कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आज भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल की भव्यता के बीच में खड़ा है। सुनिए पीएम का यह भाषण का इंपॉर्टेंट हिस्सा। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं, और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुविधा में जीना है। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए, हमें फिर एक बार और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी अगर बार बार लोगों को याद दिला रहे हैं कि भारत के लिए समय कितना इंपॉर्टेंट है, अहम है, तो इसके पीछे की वजह यही है कि पीएम मोदी विपक्ष के उस गठबंधन को देख रहे हैं जिस गठबंधन में आपस में नहीं बनते, जिनके बीच विरोधाभास है, अनगिनत टकराव है, फिर भी वो साथ आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी को हराना। विपक्ष की ये पार्टियां अगर इकट्ठा हो रही हैं तो सिर्फ मोदी विरोध में, और ये पूरा जोर लगाकर ये प्लान बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अगले 15 अगस्त पर लाल किले पर झंडा किसी हाल में फहराने नहीं देना है। सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज क्या कहा। तो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। तो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। तो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाए तो क्या आज उनका क्या माना है? मोदी जी का जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग आएंगे। लालू जी कह रहे हैं आगे हम लोग आएंगे। लेकिन विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी यह है कि विपक्षी गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनमें ज्यादातर परिवारवादी पार्टियां, जहां एक ही परिवार पूरी पार्टी को कंट्रोल करता है। कई बार नरेंद्र मोदी जब परिवारवाद का जिक्र करते हैं तो कहा जाता है आपकी पार्टी में भी तो फलाना नेता का फलाना बेटा जो है वो सांसद है, वो जो है मंत्री है। जबकि नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में बाकायदा बता चुके कि परिवारवाद का मतलब यह नहीं होता कि किसी परिवार का कोई व्यक्ति जो है पूरी पार्टी में कुछ नहीं बनेगा। परिवारवाद का मतलब यह है कि एक पूरा परिवार ही पार्टी को कंट्रोल कर रहा है, यह नहीं होना चाहिए। जैसे उनका कहना है कि भाई बीजेपी में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है,
लेकिन क्या अखिलेश यादव की पार्टी में, यूपी में अखिलेश यादव की जगह कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी में ममता बनर्जी की जगह कोई बन सकता है मुख्यमंत्री? इसमें ज्यादातर लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं और इन पार्टियों की एक सबसे बड़ी राजनीति यही रही है कि तुष्टीकरण करो और वोट लो। पीएम मोदी ने आज परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण तीनों को लेकर इन पार्टियों पर लाल किले से हमला बोला। वो हिस्सा भी सुनिए। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री जब परिवारवाद पर हमला बोल रहे थे तो वो देश के 140 करोड़ लोगों को परिवार जन के लोग बोलकर संबोधित कर रहे थे। वो ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में वो 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानकर उनके लिए काम करते हैं, जबकि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने एक निश्चित परिवार से आगे सोच ही नहीं पाती। पीएम मोदी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात करते हैं तो विपक्ष को बुरा लगता है और उसी वजह से वो पीएम मोदी का विरोध करने लगे। विरोध भी ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उनकी सीट खाली थी। कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चेयर लगी हुई थी। खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी। सवाल उठे तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहने लगे कि अगर वो लाल किले जाते तो फंस जाते, उन्हें दूसरे कार्यक्रमों में भी जाना था। एक बार सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। कुछ दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुंचा, यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था। यानी देश का जो कार्यक्रम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए पार्टी का कार्यक्रम। यहीं आपको समझ में आ गया कि कहां देश कहां पार्टी, मतलब कहां देश और कहां पार्टी। इसी तरह से राहुल गांधी संसद में जब मणिपुर पर बोलने आए थे, उनको हड़बड़ी थी कि राजस्थान में चुनाव प्रचार करने जाना। इनकी प्रायोरिटीज सेट है भाई, और इसी चक्कर में नरेंद्र मोदी के वोट बढ़ते हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटीज, सत्ता को पाने की प्रायोरिटीज आज से सेट नहीं है, पुराने जमाने से सेट है। और इसीलिए हम पाठशाला में जब आजादी का ये जश्न मना रहे हैं तो आपको इतिहास, सच्चे इतिहास से भी जुड़वा रहे हैं। पाठशाला में अब भारत के बंटवारे का दूसरा चैप्टर। कल हमने आपको बताया था कि बंटवारे में नेहरू की भूमिका क्या थी, बंटवारे का वो इतिहास जो अब तक आपको अधूरा बताया गया। आज आपको बताऊंगा कि नेहरू का वो काम जिसने गांधी जी की जीने की इच्छा ही खत्म कर दी थी, और जिन्ना का वो सीक्रेट जो बाहर आ जाता तो पाकिस्तान कभी ना बन पाता। (1947) में भारत का बंटवारा वो जख्म है जो आज तक भर नहीं पाया है। लाखों लोग बंटवारे की वजह से मारे गए,
लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा और पलायन का यह सिलसिला बंटवारे के बाद भी सालों तक चला। उस समय नेहरू और जिन्ना के बीच जिस तरह की बातचीत हो रही है, उससे यही लगता है कि दोनों में से कोई भी बंटवारे को रोकने के लिए ज्यादा गंभीर था ही नहीं। बंटवारे का बैकग्राउंड और बंटवारे के बाद किस तरह से चीजें तेजी से बदली और उसमें राजनीति का क्या रोल था, उसके बारे में आज आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो इतिहास है जो आपको बताया नहीं जाता, आधा अधूरा बताते हैं ताकि कुछ लोग महान नजर आए। उनकी महानता पूर्ण सत्य देखिएगा तो समझ में आएगी। पहले आप ये देखिए कि बंटवारे के 1 साल पहले से देश में चल क्या रहा। विभाजन से पहले देश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे। भारी तादाद में हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे। इस दौरान ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे जिसमें अपना देश छोड़ चुके इन शरणार्थियों की जमीन जायदाद पर कब्जा हो गया था। हिंसा और बंटवारे का मूल कारण क्या था वो भी बताता हूं। इतिहासकार बिपिन चंद्र अपनी किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में लिखते हैं कि साम्यवादियों और गांधीवादियों दोनों का मानना है कि नेहरू और पटेल ने विभाजन को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सत्ता का इंतजार उनके लिए असह्य हो गया। कहा जाता है कि इसलिए उन्होंने गांधी जी की सलाह की उपेक्षा कर दी, जिससे गांधी जी इतने मर्माहत हुए कि उनकी और जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। इसके आगे बिपिन चंद्र इसी किताब में आगे लिखते हैं कि जून 1947 तक कांग्रेस के नेता महसूस करने लगे थे कि सत्ता के तुरंत हस्तांतरण से ही यह सांप्रदायिक पागलपन रोका जा सकता है। अंतरिम सरकार की अपंगता ने भी पाकिस्तान को एक अपरिहार्य वास्तविकता बना दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में 14 जून 1947 को पटेल ने कहा कि हम इस सच्चाई से पलायन नहीं कर सकते कि पंजाब, बंगाल और अंतरिम सरकार में पाकिस्तान की स्थापना हो चुकी थी और उसने काम करना शुरू कर दिया है। अंतरिम सरकार के युद्ध क्षेत्र में बदल जाने से नेहरू भी हैरान थे। मंत्री आपस में तू मैं करते और अलग अलग बैठकों में निर्णय करते, इसलिए बैठकों से बचते रहते और लियाकत अली खान, जिनके पास वित्त विभाग था, दूसरे विभागों के काम में रुकावट डालते। गवर्नर मुस्लिम लीग का साथ दे रहे थे। प्रांतीय सरकारें निष्क्रिय थी, बल्कि कहीं कहीं दंगों में खुद भी शामिल थी और लोग मारे जा रहे थे। जिस अंतरिम सरकार की यहां बात हो रही है वो बंटवारे से पहले बन चुकी थी और उसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के लोग भी थे। लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे और बंटवारे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। यानी बंटवारे से पहले ही भारत में पाकिस्तान की विचारधारा वाले लोग अंतरिम सरकार में काम कर रहे हैं और कुछ इलाकों में तो पाकिस्तान की स्थापना भी हो चुकी थी। सोच रहे हैं आप, ये हाल। यानी आप देखिए कि बंटवारे से पहले ही उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में वार पलटवार हो रहा था। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, आग लगाने में जुटे हुए। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि देश में क्या हो रहा है। इसी अनदेखी, गैर जिम्मेदाराना रवैये और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से देश के बंटवारे से पहले और बाद क्या हुआ, जरा सुनिए। कुल 5 से 10 लाख लोगों की तो जान चली गई। पाकिस्तान से लगभग 60 लाख गैर मुसलमानों को पलायन करना पड़ा। 20 लाख गैर मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बना, वहां से पलायन करना पड़ा। 1950 में 20 लाख और गैर मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान से निकल कर आए। पाकिस्तान में बच गए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। 1948 में ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो चुके थे। 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार तक बंद हो गया। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुआ। नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच जो समझौता हुआ उसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। अप्रैल 1950 में हुए समझौते के मुताबिक शरणार्थियों के पास अपनी जमीन जायदाद को मैनेज करने के लिए वापस जाने का अधिकार होगा, यह तय किया गया। जबरन कराए गए धर्म परिवर्तन को माना नहीं जाएगा। अगवा महिलाओं को वापस उनके रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा। दोनों देश अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे और इस समझौते का उस वक्त पर भारी विरोध भी हुआ। विरोध करने वाले नेताओं का मानना था कि पाकिस्तान ऐसा कोई भी समझौता नहीं मानेगा। पाकिस्तान इस समझौते का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय नागरिकों को परेशान करने और उनकी जमीन हड़पने के लिए करेगा। इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन नेहरू कहां किसी की सुनते थे। नेहरू लियाकत समझौते का उस वक्त हिंदू महासभा ने विरोध किया था।
हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस समझौते के विरोध में क्या कहा था वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि नेहरू लियाकत समझौते पर इतिहासकारों का क्या कहना है। ढाका के अर्थशास्त्री अबुल बरकत की एक स्टडी के मुताबिक नेहरू लियाकत समझौता इतना खराब था कि इस समझौते की वजह से अब तक पलायन जारी है। 1964 से लेकर 2013 तक करीब 1 करोड़ 13 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। यह समझौता नेहरू ने किया। बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन की बड़ी वजह नेहरू लियाकत समझौते को माना जाता है और इसी का विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस समझौते को हिंदू विरोधी मानते थे, जो समझौता नेहरू ने किया। समझौते के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री का पद संभाला हुआ था, उसे छोड़ दिया उन्होंने कि ये क्या आप हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं नेहरू जी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझौते को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला समझौता बताया। वही आरोप जो आज कांग्रेस पर लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण का, वो उस जमाने में भी नेहरू जी पर लगा कि आप तो हिंदुओं की अनदेखी कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि नेहरू सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, वहां के हिंदुओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नेहरू की नीतियां गलत हैं। वक्त बता देगा कि नेहरू ने हिंदुओं के साथ छल किया, धोखा दिया है नेहरू ने। नेहरू लियाकत समझौते को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू के बीच संबंध पहले जैसे नहीं रह गए। नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की नींव रखी। जनसंघ से भी नेहरू बहुत चिढ़ते थे। एक बार संसद में नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच जनसंघ को लेकर बहस भी हुई थी। तब नेहरू ने कहा था कि आई विल क्रश द जनसंघ, यानी मैं जनसंघ को कुचल के रख दूंगा। इस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी, यानी मैं इस कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दूंगा। बंटवारे के बाद नेहरू की नीतियों का असर सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं हुआ। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पंजाब से भारत आने वाले सिख शरणार्थियों के साथ नेहरू ने क्या किया था वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में पत्रकार दुर्गादास जी ने अपनी किताब में बताया। पत्रकार दुर्गादास को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बनी गैर सरकारी कमेटी के संयोजक के तौर पर बनाया गया था। कमेटी में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन योधराज और लाहौर हाईकोर्ट के पूर्व जज बख्शी टेकचंद भी थे। 20 दिसंबर 1947 को ये तीनों शरणार्थियों के पुनर्वास पर चर्चा के लिए कहां गए? नेहरू जी से मिलने पहुंचे। नेहरू के साथ मुलाकात और सिख शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर क्या चर्चा हुई, इसके बारे में पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा। वो लिखते हैं कि बैठक की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन योधराज ने शरणार्थियों को बसाने के लिए दिल्ली से 7 मील दूर, दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली से 7 मील दूर कुछ एकड़ जमीन मांगी। पंडित नेहरू ने तत्काल इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं तुम लोगों यानी पंजाबियों को दिल्ली के 700 मील के दायरे में ना आने दूंगा। नेहरू ने गुस्से में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो पंजाबियों से नाराज थे और उन्हें लगता था कि दिल्ली में हुई हिंसा के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इन हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में सरकार का नाम खराब हुआ। ये दुर्गादास जी ने अपनी किताब में लिखा। इसी तरह से दलित शरणार्थियों को लेकर नेहरू की नीतियों पर भी कई बार विवाद हुआ, जिसके बारे में खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग राय रखते थे। बाबा साहब अंबेडकर के लेखों के संकलन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3 के मुताबिक 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में एक रैली हुई जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि पाकिस्तान से दलितों को निकाल कर लाने के लिए मैंने, यानी डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि मैंने नेहरू से कुछ करने के लिए कहा, लेकिन नेहरू ने कुछ नहीं किया। दलितों के लिए नेहरू ने कुछ नहीं किया, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। मैंने दलितों को निकालने के लिए 2 व्यक्तियों को पाकिस्तान भेजा और हमारी महार बटालियन के कुछ लोगों को भी दलितों की सुरक्षा के लिए रवाना किया गया। अगर खुद कांग्रेस के नेता यानी नेहरू को दलितों के लिए इतनी सहानुभूति थी तो आप सोच लीजिए कि कांग्रेस हमारे लिए क्या करे। यानी आप देखिए बड़े बड़े लोग उस वक्त के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं नेहरू और उनकी नीतियां हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण वाली। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं ये तो दलितों के बारे में सोचने वाले कांग्रेस और नेहरू नहीं थे। और कई और लोग कह रहे हैं कि सिखों के लिए भी कुछ नहीं। देश के बंटवारे से पहले और बाद में जो कुछ हुआ वो आपको बताया।
अब यह देखिए कि देश के बंटवारे की चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या विकल्प थे, लेकिन उन विकल्पों में से एक भी नेहरू ने नहीं अपनाया। जवाहरलाल नेहरू के पास उस समय 3 विकल्प थे। देश का विभाजन नहीं होने देते और जिन्ना को अविभाजित भारत की जिम्मेदारी सौंप देते, या फिर ब्रिटिश सरकार से जिन्ना पर दबाव डलवाते और जिन्ना को किनारे कर देते, या जिन्ना की शुरुआती राजनीति में ही साइडलाइन कर देते हो, या फिर अगर विभाजन करना ही था तो कम से कम पलायन के समय लोगों को पर्याप्त सुरक्षा और भोजन मुहैया करवाते। दुख की बात यह है कि कांग्रेस और नेहरू ने इन तीनों में से कुछ नहीं किया और जनता सालों तक विभाजन के दर्द से तड़पती रही। भारत के बंटवारे के लिए एक और शख्स की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है और उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की डिमांड कर रहे थे। आजादी से पहले अंतरिम सरकार में ही कई पाकिस्तान समर्थक मौजूद थे जो हिंसा तक में शामिल थे। इसी वजह से नेहरू और कांग्रेस को लगा कि हिंसा को रोकने का तरीका यही है कि चलिए बंटवारा ही कर ले। बंटवारे से पहले जिन्ना के दिमाग में क्या चल रहा था उसके बारे में डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में बताया। किताब में जिन्ना के उस सीक्रेट के बारे में बताया गया जो अगर खुल जाता तो पाकिस्तान शायद बनता ही नहीं। किताब में लिखा गया है कि जिन्ना को टीबी की बीमारी थी जिसकी रिपोर्ट बंबई के, उस वक्त तो बंबई बोलते थे, बंबई के एक अस्पताल में रखी थी। माउंटबेटन को जिन्ना की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था। जिन्ना की टीबी की बीमारी इतनी गंभीर थी कि वो शायद 1 या 2 साल ही जिंदा रह सकते थे। जिन्ना कुछ भी बोलते थे तो उसके बाद घंटों हांफते रह जाते थे। जिन्ना का इलाज भी बंबई के एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर के घर पर हो रहा था क्योंकि बीमारी सबसे छुपानी थी। भारत के बंटवारे के 25 साल बाद एक इंटरव्यू में माउंटबेटन ने कहा था कि अगर जिन्ना की बीमारी के बारे में पता होता तो वो दूसरे तरीके से काम करता। भाई पता होता कि यह आदमी 1-2 साल का मेहमान है तो किसी तरह से अगर टालते तो जिन्ना के जाने के बाद फिर पाकिस्तान बनने की नौबत ही नहीं आती। जिन्ना की बीमारी का राज मुंबई के एक अस्पताल की तिजोरी में रखा और अगर यह राज खुल जाता तो शायद भारत का कभी बंटवारा ना होता और आज एशिया का इतिहास भी अलग होता। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिद से पाकिस्तान तो बनवा लिया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना सिर्फ 1 साल 1 महीने तक ही जिंदा रह पाए। जिन्ना को 1930 से टीबी की बीमारी थी, लेकिन इस बीमारी को जिन्ना ने दुनिया से छुपा कर रखा। जिन्ना 30 साल से चेन स्मोकर थे, मतलब खूब धकाधक सिगरेट पीते थे। वो दिन में 50 सिगरेट पी जाते थे। जिन्ना को ब्रिटिश ब्रांड क्रैवन की सिगरेट बहुत पसंद थी। जिन्ना क्यूबा का सिगार भी पीते थे। ये सिगरेट और सिगार उस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी सिगरेट और सिगार। टीबी की बीमारी से जिन्ना की सेहत जून 1948 में बहुत ज्यादा खराब हो गई। अगस्त 1948 में जिन्ना का वजन मात्र 36 किलो रह गया था। सितंबर 1948 आते आते जिन्ना की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को पाकिस्तान के क्वेटा से कराची लाया गया। एयरपोर्ट से जिन्ना को आर्मी एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए ले जाया गया। एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर जाने के बाद एम्बुलेंस बंद हो गई। एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और जिन्ना की हालत खराब हो रही। काफी देर बाद एक एम्बुलेंस आई और जिन्ना को उससे गवर्नर जनरल हाउस पहुंचाया गया। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना सिर्फ 4 घंटे जिंदा रह पाए और 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। और यही बात कही जाती है कि अगर पता होता कि जिन्ना इतने कम दिन के मेहमान हैं तो शायद भारत का बंटवारा ही नहीं होता। लेकिन इतिहास में जो बातें दर्ज हैं अब वो बदली तो नहीं जा सकती, लेकिन सच सच बताई तो जा सकती हैं, जो हम पाठशाला में कर रहे हैं। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की मुलाकात की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस अमित शाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह ने चीफ जस्टिस के अभिवादन का जवाब तक नहीं दिया और उनकी अनदेखी की। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में पता चला कि ये तस्वीरें आज ही लाल किले पर हुए 15 अगस्त के समारोह की हैं। हमें इस समारोह से जुड़ा वीडियो भी मिला जिसमें अमित शाह अपनी पत्नी के साथ पहुंचते दिखते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि चीफ जस्टिस जब अमित शाह की तरफ बढ़े तो अमित शाह अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास गए,
हाथों में कुछ कागज भी नजर आ रहा है। अमित शाह ने कागजों को खाली पड़ी कुर्सी पर रखा और हाथ जोड़ते हुए चीफ जस्टिस के अभिवादन का जवाब देते हुए दिखाई दिए। दोनों ने हाथ भी मिलाया। इसके बाद अमित शाह पीछे की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बाद में चीफ जस्टिस अमित शाह के साथ पहुंची उनकी पत्नी को नमस्कार कर रहे हैं। इस वक्त की तस्वीर को यह कहते हुए वायरल किया जा रहा है कि अमित शाह ने चीफ जस्टिस के अभिवादन की अनदेखी कर दी और चीफ जस्टिस तो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। यानी एक सामान्य से आप कहिए सांस्कारिक प्रक्रिया को भी एजेंडे का हिस्सा बना लिया गया।